चलिए, सब लोगों को बहुत दिनों बाद गुड इवनिंग। क्योंकि बकवास फिजिक्स चैनल पे बहुत दिनों से कुछ कंटेंट मैंने नहीं दिया, लेकिन आज मौका मिला है। तो 12th बोर्ड का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कई जगह सॉल्यूशंस नहीं मिलते, सॉल्यूशंस मिल जाते हैं तो सही वे से नहीं मिलते, सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो कई बार हमें उसका अर्थ नहीं समझता, मीनिंग नहीं समझ में आता कि वो सॉल्यूशन इस तरीके से बना क्यों। तो सब लोगों के लिए वो प्रॉब्लम है। चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, प्रॉब्लम नंबर 19 एक्सरसाइज में आया है। two long parallel wires going into the plane of the paper separated by a distance capital R and carrying current I each in the same direction. Show that the magnitude of the magnetic field at a point P equidistant from the wires and subtending angle theta from the plane containing the wires is B equal to mu 0 I upon pi r sin 2 theta. Also give its direction. प्रॉब्लम कैसा पड़े तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा वजनदार प्रॉब्लम है, सॉल्व करते समय कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो एक बहुत छोटी सी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो बेसिक्स हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे बायोट-सावर्ट लॉ है, उसका बेसिक हमें पता होना चाहिए कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में कैसी पैदा होती है, किस तरीके से जनरेट होती है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। तो ये बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान है। तो मैं यही ध्यान रखकर आपके सामने बातें शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ की जानकारी है। ठीक, शुरुआत करता हूँ अपनी बात की। Two long parallel wires going into the plane of the paper separated by a distance capital R and carrying a current I each in the same direction. मैं दो वायर आपके सामने दिखाना चाहता हूँ गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। अगर एक वायर आपके सामने दिखा रहा हूँ इस तरीके से, ये क्रॉस इंडिकेट कर रहा है कि वो वायर अंदर की तरफ जा रहा है, करंट भी अंदर की तरफ जा रहा है। दिस इज फर्स्ट वायर गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। उसके बाद उसी लेवल पर दूसरा वायर, उसी लेवल पर डिस्टेंस दोनों के बीच में है कैपिटल आर, सेपरेशन है दोनों के बीच का, जो डिस्टेंस है कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द सेपरेशन बिटवीन द टू वायर्स, टू लॉन्ग पैरेलल वायर गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। दोनों के दोनों प्लेन ऑफ द पेपर में जा रहे हैं। सेकंड वायर अगेन सेम कंडीशन मतलब अगेन गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, कैरिंग द करंट आई। जो करंट हो रहा है या करंट कैरी कर रहा है वो कितना है, आई। यहां पर भी करंट है अंदर जा रहा है, यहां पे भी करंट है अंदर जा रहा है। अब जब बोला जा रहा है करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल सब जानते हैं कि करंट अगर गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है इस तरीके से, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स सर्कुलेटिंग इस तरीके से, यहां पर भी है तो इस तरीके से। तो कोई तो भी पॉइंट रहेगा जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से कि अगर करंट यहां जा रहा है अंदर की तरफ तो यहाँ सर्कुलर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, किसी भी जगह पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन उसने जहां पूछा है हमें वहां बताना है। सो टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कैपिटल आर कैरिंग अ करंट आई इन द सेम डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें इन दोनों करंट की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करके निकालनी है। So magnitude of the magnetic field at a point P equidistant from the wires, मुझे दोनों वायर से इक्वल डिस्टेंस पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है।
तो वायर 1 वायर 2 से इक्वी डिस्टेंट अगर लेना है, जो दोनों के इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो इधर में नहीं हो सकता, इधर में नहीं हो सकता, होगा तो दोनों के बीच में, यानी इधर से भी r/2 इधर से भी r/2, उस डिस्टेंस पे हम मान सकते हैं पॉइंट P। लेकिन सेंटेंस आगे और कुछ दिया है कि भाई यहाँ का पॉइंट P नहीं है, क्योंकि उसने एंगल सबटेंड की बात भी किया है। शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वायर्स एंड सबटेंडिंग एंगल थीटा फ्रॉम द प्लेन कंटेनिंग द वायर्स। ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, इसमें जो वायर है उसके साथ, प्लेन के साथ, वायर के प्लेन के साथ एंगल बनाया गया थीटा। वो जो ये वायर का प्लेन है इन द प्लेन, तो इसी प्लेन में एंगल बनाया गया थीटा, इसी प्लेन में एंगल बनाया गया थीटा। मतलब वो पॉइंट भी यहाँ नहीं होगा, कहीं तो भी अलग होगा, जिसमें दोनों जगह पर कुछ ना कुछ क्या बनता है, एंगल। सो वो पॉइंट भी यहाँ ना लेते हम यहाँ ले रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट भी ऐसा होना चाहिए जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट नजर आए। तो हमें ऐसा ही पॉइंट P लेना है जो दोनों जगहों से हमें इक्विडिस्टेंट बाकायदा नजर आए। तो ये हो गया पॉइंट P। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया S, इसे नाम दे दिया Q। तो वायर 1 S पॉइंट पे अंदर की तरफ है, वायर 2 Q पॉइंट पे अंदर की तरफ है। वायर 1 और 2 के बीच का सेपरेशन कैपिटल R है, और वायर 1 और 2 से फ्लो होने वाले करंट की वजह से किसी तो भी पॉइंट P पर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालकर दिखाना है, जो कि वायर 1 और वायर 2 से इक्विडिस्टेंट तो है, साथ में प्लेन के साथ कुछ तो भी एंगल सबटेंडेड है दोनों तरफ, और वह एंगल थीटा जो कि हमें दिया है। और उस परिस्थिति में पॉइंट B पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहला काम, पॉइंट B पर मैग्नेटिक फील्ड अकेले वायर 1 से निकालनी है क्या? नहीं। अकेले वायर 2 से निकालनी है क्या? नहीं, दोनों वायर से। तो पहले इस वायर की वजह से देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा एडजस्टमेंट। एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि मुझे इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ने वाली है। तो उस डिस्टेंस के लिए मुझे सेपरेशन दिखाना जरूरी है। तो मैं यहाँ से यहाँ का जो सेपरेशन मान रहा हूँ डिस्टेंस का, वो r/2 है। यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस r/2 है। ये दो तरफ सेपरेशन का हाफ पोर्शन डिवाइड कर दिया। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि मैं परपेंडिकुलर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे वो भाषा उसी तरीके से आने वाली है। तो जो डिस्टेंस है इधर से इधर इक्वल डिस्टेंस है, और उस इक्वल डिस्टेंस पर मैं फाइंड आउट करने की बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो उसके लिए मुझे बड़े प्यार से इस S से जाने वाले करंट के लिए बात करनी है। तो करंट S से होते हुए अंदर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सर्कुलेटिंग है। तो किसी तो भी डिस्टेंस पर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ, वो है पॉइंट P, और ये डिस्टेंस है PS। तो यहाँ मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड मुझे परपेंडिकुलर मिलेगी, इसकी वजह से B1 बार। पहले वायर की वजह से पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिली वो मुझे मिल रही है B1 बार। अब ये B1 बार जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये B1 बार जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये परपेंडिकुलर ही क्यों ली? उसका भी रीजन है। परपेंडिकुलर ही क्यों ली? क्योंकि जब करंट प्लेन के अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सर्कुलेटिंग है इस तरीके से, तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है। तो हर बार मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को टच करके जाने वाली डायरेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड जिस जगह पे मैं दिखा रहा हूँ वो जगह P से S पर या S से P पर मुझे परपेंडिकुलर नजर आ रही है। इस तरह मैं ऐसा भी ले सकता था, यहाँ पर भी ले सकता था, लेकिन इस पॉइंट पे लूंगा तो हर बार परपेंडिकुलर। क्या आप इमेजिन करो कि अगर एक करंट ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सर्कुलेटिंग है, तो अगर यहाँ सर्कुलेटिंग है तो टेंजेंट ऐसा बनेगा। यहाँ सर्कुलेटिंग दिखाना चाहता हूँ तो टेंजेंट ऐसी बनेगी। तो ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो मैं इस PS डिस्टेंस को
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कहूंगा, और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे v1 बार मुझे मिल रहा है जिसका मैग्नीट्यूड होता है v1 इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 2 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ v1 इक्वल टू μ0 I अपॉन 2 पाई टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PS। उसी प्रकार जब करंट वायर 2 से जा रहा है, करंट का अमाउंट I चाहे फिक्स है, वही अमाउंट है करंट का I अंदर की तरफ। सर्कुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसी तरीके से वैसे स्टाइल में सेम। तो फिर से टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड जो कि इस पे परपेंडिकुलर V2 बार उसी तरीके से सेम। आप देखो यहां से यहां का एंगल कितना डिग्री दिख रहा, 90, ये वाला परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट से वो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आ रही है PQ। तो फिर से V2 की जो वैल्यू मिलना है μ0 टाइम्स ऑफ I अपॉन 2 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू PQ के बराबर। अब एक बहुत कॉमन सी बात आपको यहां नजर आ रही है कि अगर पॉइंट P इससे इक्विडिस्टेंट है, इससे इक्विडिस्टेंट है, तो ऑब्वियसली PS की वैल्यू SQ के, PS की वैल्यू PQ के बराबर है, इक्विडिस्टेंट होने के कारण PS PQ के बराबर है। तो अगर PS PQ के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि V1 का मैग्नीट्यूड V2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। यानी जो भी करंट वायर 1 से अंदर की तरफ जाना है, सर्कुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैदा हो रही है और उसको टच करके जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड V1 इस पॉइंट P पर है, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस PS पे मिलने वाला V1 μ0 I अपॉन 2 पाई PS है। और उसी प्रकार वायर 2 से जाने वाला करंट भी I है, तो पॉइंट P पर मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी ये करंट ऐसा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी टच करके जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन V2 बार। तो मैग्नीट्यूड जो V2 है वो V2 μ0 I अपॉन 2 पाई PQ है, अर्थात परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर PS PQ दोनों सेम है, क्योंकि पॉइंट P S से और Q से उतने ही डिस्टेंस पर है, एंगल सब्सटेंशियल सेम है, तो डेफिनेटली पॉइंट P पर V1 बार का मैग्नीट्यूड V2 बार का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ये बात मैंने रखी। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि ये डिस्टेंस डिफाइन होना जरूरी है। तो ये डिस्टेंस अगर r/2 है और मैं अगर यहाँ डिस्टेंस की ही बात कर रहा हूं तो PS PQ नॉट SQ, PS PQ इसका डिस्टेंस डिफाइन होना जरूरी है। तो मैं छोटा सा ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं यहाँ इतने में। तो ट्रायंगल में अगर cos थीटा लूंगा आपके सामने, cos थीटा, sin थीटा लेंगे तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है। cos थीटा लूंगा तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो मेरे पास PQ डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू एडजेसेंट यानी वाला डिस्टेंस r/2, हाइपोटेनियस बोले तो PQ वाला डिस्टेंस यानी PQ इंप्लाइज PQ की वैल्यू मुझे मिलेगी, PQ जाएगा ऊपर, cos थीटा नीचे, इट इज r/2 cos थीटा। तो PQ का वैल्यू मेरे पास आ रहा है r/2 cos थीटा, ये डिस्टेंस PS, ये डिस्टेंस PQ। तो मैं PQ जो लिखा वही PS है, तो यहीं पे लिख सकता हूं ये डिस्टेंस की वैल्यू r/2 cos थीटा के बराबर है। PS का डिस्टेंस बोलो या PQ का डिस्टेंस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठा कि इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड शो करनी है पूरी मिलाकर इतनी, लेकिन मेरा V1 V2 ही निकला, मुझे तो यहाँ पर दोनों की वजह से चाहिए। तो दोनों का रिजल्टेंट V1 बार V2 बार का रिजल्टेंट दोनों को इक्वली इंक्लाइंड करते हुए यहाँ आएगा B नेट, जो फिलहाल मैंने अभी नहीं निकाला। सो B नेट निकालने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में आने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो V1 बार इधर है, सर ये गरज क्यों है, अब उसको भी समझना है। यहां क्यों गया, ये V2 बार यहां क्यों गया। आप इमेजिन कीजिए ये करंट एंटर कर रहा है अंदर, और अगर पॉइंट भी एग्जैक्ट यहां होता तो ये डिस्टेंस, ये वाला ये PS जो भी तिरछा है,
ये डिस्टेंस यहाँ के लिए सीधा होता। तो अगर करंट ऐसा जाता, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ और सर्कुलेटिंग होती, तो B1 बार यहाँ मिलता, लेकिन वो मिल रहा है कुछ तो भी नीचे, B1 बार यहाँ मिलता। इसकी वजह से अगर पॉइंट P सीधा लिया जाता तो मतलब वायर 1 के ठीक ऊपर लिया जाता तो पॉइंट P के लिए B1 बार स्ट्रेट मिलता, लेकिन आपने इंक्लाइन लिया, थोड़ा सा एंगल पे लिया, सो B1 बार कुछ एंगल से कहाँ झुक गया, नीचे। तो डेफिनेटली अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कुछ शिफ्ट हुआ, तो शिफ्टिंग एंगल दिया मैंने फाई। तो डेफिनेटली सबको पता है कि अगर B1 बार इस डायरेक्शन में शिफ्टिंग एंगल अगर फाई है तो इसका एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में B1 cos फाई, और दूसरा कंपोनेंट बनेगा नीचे वाली डायरेक्शन में जिसका नाम रहेगा B1 sin फाई। सर कंपोनेंट क्यों बना? क्योंकि नेट मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, वो दे नहीं रहा था, ये तो इंक्लाइन था, तो मुझे इसके बनाने पड़े कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल B1 cos फाई, एक वर्टिकल B1 sin फाई। उसी तरीके से Q के लिए बात करो, अगर Q से करंट जा रहा होता ऐसा और पॉइंट P ठीक यहां ना होकर इधर होता तो B2 बार भी यहां मिलता, जो कि ऊपर मिला है। इसका मतलब ये जब अपनी पोजीशन से इधर शिफ्ट हो गया तो ये ऐसी सिचुएशन में ये भी ऊपर उठ गया क्योंकि उसको रहना था परपेंडिकुलर, तो इतने से एंगल शिफ्ट हुआ वो है फाई। तो वही एंगल फाई मैंने यहां भी दिखाने की कोशिश की। तो अगर B2 बार इधर है और एंगल अगर फाई है तो यहां आने वाला कंपोनेंट B2 cos फाई है, B2 का कंपोनेंट B2 cos फाई हॉरिजॉन्टल, तो उसी टाइम में मिलेगा मुझे वर्टिकल कंपोनेंट B2 sin फाई। सब लोगों को नजर आ रहा है कि B1 sin फाई वर्टिकली डाउनवर्ड है, B2 sin फाई वर्टिकली अपवर्ड है, जो पॉइंट P से ऊपर और नीचे एक दूसरे के इफेक्ट को करेंगे कैंसल। लेकिन B1 cos फाई B2 cos फाई दोनों की डायरेक्शन B नेट की डायरेक्शन में, इसका मतलब B नेट का वैल्यू B1 cos फाई प्लस B2 cos फाई के बराबर है, वेक्टर सम अगर लेते हैं तो। सो B1 cos फाई B2 cos फाई, तो B1 तो B2 के बराबर है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ B1 cos फाई, क्योंकि B1 B2 के बराबर है। 2 जैसे का तैसा, B1 या B2 की वैल्यू क्या दिखती है, म्यू 0, जो दिखता है लिखना है म्यू 0 I अपॉन 2 पाई, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई, PS हो या PQ, PS हो या PQ कितना है R/2 cos थीटा, ये हो गया R/2 cos थीटा। तो 2 जैसे का तैसा, B1 की वैल्यू म्यू 0 अपॉन 2 पाई, PS से R cos थीटा, साथ में है cos फाई। अब सबसे बड़ी समस्या, सब तो मिल गए, ये 2 से 2 कैंसल, B नेट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसल, 2 टाइम्स ऑफ म्यू 0 I cos थीटा, म्यू 2 टाइम्स ऑफ म्यू 0 I cos थीटा, R नीचे cos थीटा ऊपर हो गया, मल्टीप्लाई में कौन है cos फाई। अब सबसे बड़ी समस्या, आंसर का फॉर्मेट म्यू 0 I है, म्यू 0 I है, R है, नीचे पाई है। प्रॉब्लम यह है कि आंसर के फॉर्मेट में 2 cos थीटा आ रहा है, जबकि आना चाहिए sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा का मतलब होता है 2 sin थीटा cos थीटा। इसका मतलब यहाँ 2 cos थीटा है, sin थीटा की कमी है, जबकि वहां दिख रहा है cos फाई, तो कोई ना कोई रिलेशन है फाई और थीटा के बीच में, क्योंकि फाइनल आंसर फाई के फॉर्म में नहीं है, फाइनल आंसर प्योर थीटा के फॉर्म में है, तो मुझे फाई का कुछ तो भी सब्स्टिट्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो आप दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, एक्सटीरियर एंगल एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, 10th लेवल पे आप लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ जो एंगल बन रहा है थीटा, सेम वही एंगल एक्सटीरियर एंगल यहाँ बनेगा। 10th लेवल पे आप लोगों ने एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी पढ़ा है। ये एक ट्रायंगल है, वो दूसरा ट्रायंगल एंगल है, तो ये एंगल में अगर एंगल थीटा है तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल थीटा है। और आप सब लोगों के बात समझती है कि ये एंगल अगर थीटा है, ये फाई है, ये फाई है, तो ऑब्वियसली इसके ठीक अपोजिट में आने वाला ये एंगल, ये भी कितना बनेगा थीटा, ये वाला। अब अगर आप अच्छे से देखिए तो ये B1 cos फाई है और ये B1 sin फाई है, तो ऑब्वियसली ये और ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, मतलब ये पोर्शन वाला टोटल एंगल 90 डिग्री का है,
तो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर फाइ प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 90, ये फाइ थीटा मिलाकर 90। सो जो भी फाइ है वो 90 माइनस थीटा के बराबर है। अगर फाइ की वैल्यू 90 माइनस थीटा है दोस्तों, तो बी नेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ म्यू 0 आई कॉस थीटा अपॉन पाई आर के साथ ये जो टर्म लिख रहा हूं मैं कॉस फाइ, उसमें आएगा कॉस 90 माइनस थीटा। और बच्चा जानता है कॉस 90 माइनस थीटा बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी से साइन थीटा। तो जो भी बी नेट का वैल्यू आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू 0 आई कॉस थीटा अपॉन पाई आर, तो कॉस 90 माइनस थीटा आपको देगा साइन थीटा। और सभी ये जानते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा कहलाता है साइन 2 थीटा। सो बी नेट का जो भी आंसर आएगा वो म्यू 0 आई अपॉन पाई इंटू कैपिटल आर साइन 2 थीटा के बराबर आएगा। यानी सब्स्टिट्यूशन हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के बराबर। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत मेहनत मशक्कत करनी होती है, लेकिन एक अच्छा वे मैंने आपके सामने दिया कि आपको सिंपल वे से चीज़ें समझ में आए। तो होप यू एंजॉय इट। ठीक है, चलो बाय।